मेरे इस वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताया था, यानी स्फीति के प्रभाव। स्फीति के प्रभाव के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किन वर्गों के ऊपर इसका किन वर्गों को स्फीति से फायदा होता है, किन वर्गों को स्फीति से नुकसान होता है, और कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इसका मिला जुला असर पड़ता है। ये भी बताया था कि वो वर्ग कौन कौन से हैं, यानी कि किन्स महोदय ने 3 वर्गों में प्राथमिक तौर पर उसको डिवाइड किया था, यानी कि प्रोड्यूसर, वेज अर्नर्स और इन्वेस्टर। बाद में 2 वर्ग और जोड़े गए जिसमें कंज्यूमर और डेब्टर और क्रेडिटर थे, यानी कि उत्पादक, निवेशक, श्रमिक और वेतनभोगी वर्ग, उपभोक्ता वर्ग और ऋणी और ऋणदाता वर्ग। इसके साथ साथ मैंने आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, नैतिक आधार पे और राजनीतिक आधार पे भी इसके प्रभावों को बताया था। तो स्फीति जो है इन वर्गों के ऊपर और आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक तौर पे जो है कि ऐसा प्रभाव डालती है विभिन्न वर्गों के ऊपर, इसका अध्ययन हमने विगत वीडियो में किया था। तो उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं उसको पढ़ा चुका हूँ आपको। लेकिन आगे इसके परिणाम क्या होते हैं स्फीति के, अर्थव्यवस्था के ऊपर स्फीति के इसके दुष्परिणाम जो होते हैं, उसकी वजह से जो है स्फीति को कंट्रोल करना, स्फीति को रोकना जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। क्योंकि धीरे धीरे जब स्फीति एक कंटिन्यूअस लेवल में प्राइस हाइक होते हैं या प्राइस राइज होते हैं तो उसका दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था में दिखाई देने लगता है। विभिन्न क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था के होते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे उद्यमी हो, सबको इसके साइड इफेक्ट्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं लॉन्ग टर्म में, अगर कीमतें कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती हैं। तो इस प्रकार से स्फीति जो है बहुत हद तक नुकसानदायक होती है अर्थव्यवस्था के लिए। हाँ, ये है कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि स्फीति को कुछ हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, कीमतों को, जो बढ़ी हुई कीमतें उसको जनता को कुछ हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये स्फीति जो है वो डेवलपमेंट को और ग्रोथ को जो है प्रोसीड करती है, बढ़ाती है। तो इसलिए स्फीति को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी हद तक, एक लेवल तक उसको एक्सेप्टेबल माना गया है। लेकिन अगर यही स्फीति, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी के आधार पर मैंने स्फीति को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और गैलोपिंग, यानी कि रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती हुई और कूदती फांदती हुई स्फीति। तो जब ये क्रीपिंग या रेंगती हुई स्फीति जो होती है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, कीमतें बढ़ते बढ़ते, यही क्रीपिंग या रेंगती हुई स्फीति जब भागने और दौड़ने लगती है तो अर्थव्यवस्था में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो टोटल कंक्लूजन ये है कि स्फीति जो है वो किसी भी रूप में जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कंटिन्यूअसली कीमतें राइज हो रही हैं तो हमको उसको रोकने की जरूरत होती है, उसको रोकना चाहिए। और सरकारें जो है वो, जैसे कि राजनीतिक आधार पे मैंने आपको बताया था, राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत सरकारों के ऊपर जनता का विश्वास उठने लगता है, कीमतें अगर तेजी से बढ़ने लगती हैं तो सरकार का ये प्रयास होता है कि वो किसी न किसी रूप में ऐसे मैकेनिज्म का उपयोग करके उन कीमत को रोकने का प्रयास करे जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और स्फीति की दर को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार से जैसा कि विभिन्न वर्गों के ऊपर इसका फायदा होता है, कुछ वर्गों को इससे हानि होती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आय और धन का जो है असमान वितरण भी पैदा हो जाता है अर्थव्यवस्था में। एक वर्ग जो है काफी अमीर हो जाता है और एक वर्ग काफी गरीब हो जाता है। तो इसको हमने डिवाइड भी किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था कि वो वर्ग जैसे निवेशक हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, इनके पास ज़्यादा अधिक मात्रा में बेनिफिट होने की वजह से जो है पैसा ज़्यादा आने लगता है, इनकी इनकम बढ़ती है और इनको ज़्यादा लाभ होता है। उपभोक्ता वर्ग और श्रमिक, वेतनभोगी, इन वर्गों के ऊपर इसका काफ़ी हद तक जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्फीति को कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता होती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि स्फीति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, या किस मैकेनिज्म का उपयोग करके, किन टूल्स का उपयोग करके हम स्फीति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन या मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। तो यहाँ पे 2 मेन टूल्स हैं या 2 मेन मेजर्स हैं जिनके द्वारा जो है स्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। वो फर्स्ट मेजर है आपका मौद्रिक उपाय, यानी कि मॉनेटरी मेजर, और दूसरा है राजकोषीय उपाय, फिजिकल मेजर। तो इन 2 मेजर्स के द्वारा, इन 2 टूल्स के द्वारा जो है हम स्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। अब मॉनेटरी मेजर के अंतर्गत पहला काम हमारा होता है मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, यानी कि
मॉनेटरी मेजर का संबंध किससे है? मॉनेटरी मेजर या मौद्रिक नियंत्रण जो होता है या मौद्रिक उपाय जो होते हैं वो उसका संबंध मुद्रा के मात्रा को नियंत्रित करने से होता है। यानी कि मुद्रा की जो मात्रा है या मॉनेटरी फ्लो जो है उसको हम कंट्रोल करके एक तरीके से प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंतर्गत कि मुद्रा परिमाण का जो सिद्धांत मैंने आपको बताया था उसमें ये बताया था कि मुद्रा के परिमाण या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और कीमतों में वृद्धि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई किसने थी? जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे या परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। बाद में उसमें कीन्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने बताया कि मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से कीमत स्तर तो बढ़ता जरूर है, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशनशिप जो बताई गई है परंपरागत अर्थशास्त्रियों के द्वारा उतनी डायरेक्ट नहीं है। लेकिन ये तो माना गया है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने के फलस्वरूप कीमत स्तर में वृद्धि होती है। अब वो कैसे होती है, किस रूप में होती है, उसका अध्ययन हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया था। अब मुद्रा की मात्रा एक बहुत बड़ा कारण होता है स्फीति का। तो मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे की मात्रा ज्यादा होगी तो वो अपनी मांग को बढ़ा देंगे, और मांग के अगेंस्ट या मांग के सापेक्ष अगर सप्लाई उतनी नहीं है तो कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी। उसी को हमने इन्फ्लेशन कहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी मेजर्स के अंतर्गत बहुत सारी टूल्स का उपयोग किया जाता है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहला प्राइमरी जो हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हम मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करें, यानी कि मॉनेटरी फ्लो को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए ताकि लोगों के पास उतनी मात्रा में पैसा ना जाए कि उनकी मांग जो है वो बढ़ जाए। तो मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करके हम इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मुद्रा की मात्रा अगर बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी, और जब डिमांड्स बढ़ेंगी तो सप्लाई अगर उतनी नहीं है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, ये स्वाभाविक है। दूसरा तरीका ये है करेंसी का विमुद्रीकरण या करेंसी का डिमोनेटाइजेशन करना। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक मनी या काला धन को कंट्रोल करने के लिए सरकारें डिमोनेटाइजेशन करती हैं, और विगत वर्षों में हमारी सरकार ने भी काला धन निकालने के लिए या काला धन को ट्रेस करने के लिए डिमोनेटाइजेशन किया था। तो एक तरीका तो वो है ब्लैक मनी को निकालने के लिए, लेकिन इस डिमोनेटाइजेशन, करेंसी के डिमोनेटाइजेशन का प्रयोग जो है इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रशिया ने इसी डिमोनेटाइजेशन के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का प्रयास किया था। तो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा, करेंसी के डिमोनेटाइजेशन के द्वारा किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर नई पुरानी करेंसी जो है उसके बदले में नई करेंसी जारी कर दी जाए, या पुरानी मुद्रा के अगेंस्ट जो है वो नई मुद्रा को जारी कर दिया जाए, नए नोट जारी कर दिए जाएं। तो उससे, और दूसरी चीज, वो जो नए नोट जारी किए जा रहे हैं पुरानी मुद्रा को हटा करके उनकी मात्रा को घटा दिया जाए, या उनके क्वांटिटी को जो है या मॉनेटरी फ्लो को कम कर दिया जाए। तो उससे क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि विगत वर्षों में हमारी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था, नई मुद्रा लेकर के आए थे, पुरानी मुद्रा को उन्होंने खत्म किया था और एक टाइम पीरियड दिया था कि लोग अपनी पुरानी मुद्रा जमा करके नई मुद्रा ले सकते हैं। तो आपने उसमें देखा था कि सरकार ने एक मुश्त इतनी मात्रा में मुद्रा को एटीएम्स और बैंक्स में नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से क्या हो गया, लैक ऑफ मनी हो गया या स्कैर्सिटी हो गई मुद्रा की, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को एटीएम में लंबी लंबी लाइनें और बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ी। और सरकार ने निश्चित भी कर दिया कि एक बार में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पैसा या मुद्रा की मात्रा कम हुई, जिसकी वजह से उनकी डिमांड जो है वो प्रभावित हुई, मांग कम हो गई। तो एक कुछ देर के लिए जो है डिमांड जो है वो अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से कीमतें जो है कंट्रोल हो गई और इन्फ्लेशन लेवल जो है वो कम हो गया। तो डिमोनेटाइजेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, मुद्रा की मात्रा को घटा देते हैं और नई मुद्रा छाप करके हम उसके फ्लो को कम करके जो है क्वांटिटी ऑफ मनी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा जो है वो कम आता है उनके हाथ में और धीरे धीरे उसके फ्लो को बढ़ाया जाता है। तीसरा तरीका है क्रेडिट कंट्रोल या साख नियंत्रण। साख नियंत्रण भी
मॉनेटरी मेजर के अंतर्गत ही आता है और साख नियंत्रण का उपयोग करके हम एक तरीके से मॉनेटरी मेजर ही करते हैं, यानी मुद्रा के ऊपर नियंत्रण ही स्थापित करते हैं, यानी कि मॉनेटरी फ्लो को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत कई मेजर्स को लिया जाता है या कई टूल्स लिए जाते हैं। बैंक दर में वृद्धि कर दी जाती है, न्यूनतम नगद कोष में वृद्धि कर दी जाती है, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना शुरू किया जाता है, साख की राशनिंग कर दी जाती है और मार्जिन में वृद्धि करके हम क्या करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। तो जो क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट फॉर्मेशन जो होता है वो होता कहाँ से, थ्रू बैंक्स होता है या सेंट्रल बैंक के द्वारा होता है। सेंट्रल बैंक जिस तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहे वो वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर उस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो क्रेडिट कंट्रोल करके हम एक तरीके से मॉनेटरी फ्लो को या मुद्रा की मात्रा को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ताकि लोगों के पास जो है क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो कम पहुंचे और जिसकी वजह से उनकी डिमांड जो है वो उतनी तेजी से न बढ़े। तो इसके अंतर्गत हम जिन टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसा पहला है बैंक दर में वृद्धि या बैंक रेट को बढ़ा देता है। अब ये बैंक रेट का संबंध जो है वो रिजर्व बैंक से है, क्योंकि बैंक दर जो है रिजर्व बैंक डिटरमाइन करता है और जिस दर को डिटरमाइन करता है वाणिज्यिक बैंकों को उसी दर पे जो है एक तरीके से उधार या लोन मिलता है। तो ये बैंक दर वो है जिसमें रिजर्व बैंक जो है प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है, या दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि सिक्योरिटीज के ऊपर उधार या ऋण देता है उस दर के ऊपर। और जब वो दर बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पे जो वाणिज्यिक बैंक है, रिजर्व बैंक के नीचे काम करने वाले जो बैंक हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से रिलेट करते हैं, उनको भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट जो है पर्पस के लिए जो डिमांड होती है मुद्रा की वो कम हो जाती है और लोग भी जो पब्लिक भी जो डिमांड करती है मुद्रा की बैंक के द्वारा या उधार लेती है, ऋण लेती है, वो बड़े इंटरेस्ट रेट पे कम लेगी, जिसकी वजह से उनकी मांग जो है वो प्रभावित होगी। तो एक तरीका है कि बैंक दर को बढ़ा करके जो है रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जो है मॉनेटरी फ्लो को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वो किया कैसे जाता है, थ्रू इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके। तो दूसरा मेजर है न्यूनतम नगद कोष में वृद्धि। न्यूनतम नगद कोष में वृद्धि करके केंद्रीय बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर दबाव डालता है, एक तरीके से प्रेशर हो जाता है उसके ऊपर कि वो मॉनेटरी फ्लो को कम करते हैं। अब ये इसके अंतर्गत मैंने आपको जैसे पिछले वीडियोस में बताया था, कैश रिजर्व रेशो CRR और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा जो है रिजर्व बैंक जो है वो नगद न्यूनतम कोष में वृद्धि करके जो है कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। ये दो अलग अलग पैरामीटर्स है, जैसे कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षण अनुपात या नगद कोष अनुपात। अगर नगद कोष अनुपात ये डिटरमाइन करता है सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, और SLR को भी डिटरमाइन करता है किसी भी देश का सेंट्रल। ये दोनों की जो दर होती है उसको या रेट जो होता है उसको जो है सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करता है। मान लीजिए कैश रिजर्व रेशियो इन्फ्लेशन पीरियड के पहले 5% है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो को RBI ने 10% कर दिया। SLR ये वो है जो कैश रिजर्व रेशियो वो है जो एक निश्चित रेट जो तय करता है रिजर्व बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों को उस मात्रा में जो उसने तय किया है, जो निश्चित किया है दर, उतना अमाउंट जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है डिपॉजिट के तौर पे। तो अगर 5% है तो बैंक का जो टोटल अमाउंट है उनके पास जो है उसका 5% जो है उसको कैश रिजर्व रेशियो के रूप में कहाँ पे RBI के पास रखना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर इस रेट को बढ़ा करके 10% कर दिया जाए तो क्या होगा, अब ये 5% ज्यादा जो है RBI के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। SLR वो है जो निश्चित तो रिजर्व बैंक करता है लेकिन ये रखा बैंकों के पास ही जाता है, लेकिन ये शर्त होती है कि बैंक जो है इस पैसे का उपयोग नहीं करेंगे, बैंक अपने पास जो दर निश्चित की जाएगी उतने मात्रा में पैसा जो है अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। तो अगर ये मान लीजिए ये भी 5% है, इसको भी बढ़ा करके अगर रिजर्व बैंक 10% कर देता है तो एक तरीके से 20% जो अमाउंट है वो
स्टोर हो जाता, होल्ड हो जाता, जिसका की उपयोग किसी भी प्रकार के लेन देन में नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉनेटरी फ्लो जो है वो कम हो जाता है, मुद्रा की मात्रा जो होती है वो घट जाती है। पहले कितना था, 10% था, लेकिन रिजर्व बैंक ने बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया, 20%। पहले 90 रुपीज का प्रयोग किया जा सकता था लेन देन में, या मुद्रा की मात्रा इतनी थी बैंक के पास। अब मुद्रा की मात्रा कितनी बची, 80% बैंक के पास, तो निश्चित तौर पे 10% का अंतर आ गया, जिसकी वजह से मुद्रा की मात्रा घट गई। अब वो चाहे वो क्रेडिट फॉर्मेशन के रूप में बैंक जो है वो करते हैं, तो उस तरीके से इसको कंट्रोल करने का प्रयास जो है वो न्यूनतम नगद कोष में वृद्धि करके रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को कंट्रोल, उनके फ्लो को, मॉनेटरी फ्लो को उनके द्वारा कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो न्यूनतम नगद कोष में वृद्धि करना एक उपाय है। तीसरा तरीका है सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। सरकारी प्रतिभूतियां, जो सरकार की प्रतिभूतियां होती हैं, या वो भी रिजर्व बैंक के माध्यम से बेची जाती हैं, और उनको बेच करके सरकार क्या करती है, लोगों के पास से जब वो बेचती है तो खरीदता कौन है, या पब्लिक खरीदेगी, जनता खरीदेगी, या बड़े स्तर के लोग खरीदेंगे, या कंपनीज खरीदेंगी। तो सरकारी सिक्योरिटीज जो होती है उन पे एक तरीके से एक निश्चित इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसकी वजह से इसको खरीदा जाता है, और इसमें एक सेफ्टी होती है। तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेच करके क्या होता है, धन जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है जनता से सरकार के पास, जिसकी वजह से उनकी जो इनकम होती है वो लेवल प्रभावित होता है, उनके पास मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है, और वो पैसा चला जाता है सरकार के पास कुछ देर के लिए, जिसकी वजह से उनकी मांग जो होती है वो प्रभावित होती है। तो सरकारी प्रतिभूतियां जनता खरीदती है, और उसके बदले में जो धन देती है वो धन चला जाता है सरकार के पास, और उतने अमाउंट में उनके पास पैसा कम हो जाता है, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो गई, जिसकी वजह से उनकी डिमांड जो है वो अफेक्ट करती है, डिमांड प्रभावित होती है, डिमांड कम हो जाती है। चौथा तरीका है साख की राशनिंग या क्रेडिट को, जैसे रिजर्व बैंक जो होता है, रिजर्व बैंक के अगर वो असमर्थ होता है क्रेडिट देने में बैंक्स को, तो वो क्या कर देता है, वाणिज्यिक बैंकों या व्यापारिक बैंकों के साख की राशनिंग कर देता है, यानी वो निश्चित कर देता है कि इस सीमा तक ही उनको साख दी जाएगी, इससे ज्यादा साख नहीं दी जाएगी। तो वो साख की राशनिंग एक डायरेक्ट मेथड होता है मॉनेटरी मेजर के अंतर्गत, किस वो इन्फ्लुएंस करता है कॉमर्शियल बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों, व्यापारिक बैंकों को, कि वो जब उनके पास ज्यादा मात्रा में पैसा नहीं आएगा थ्रू रिजर्व बैंक की तरफ से क्रेडिट के तौर पे, तो वो उतनी कम मात्रा में मनी का फ्लो करेंगे या मॉनेटरी फ्लो करेंगे। तो साख की राशनिंग जो है एक तरीका होता है, यानी कि रिजर्व बैंक जो है वो निश्चित कर देता है कि इस सीमा से ज्यादा जो है वो साख नहीं दी जाए, तो उसी तरीके से वाणिज्यिक बैंक की साख का विस्तार कम कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट है मार्जिन में वृद्धि। मार्जिन में वृद्धि, फॉर एग्जाम्पल, अब ये मार्जिन में वृद्धि करके जो है किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, किसको, क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट फॉर्मेशन को। तो मार्जिन में वृद्धि करके, मार्जिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते थे, मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफाखोरी के लिए जो है वस्तुओं की स्कैरसिटी को दिखाते थे, यानी उसको होल्ड कर लेते थे, स्टॉक कर लेते थे, और जब स्टॉक करते थे तो पूर्ति जो है वो कम हो जाती थी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ने लगती थी, और फिर वो बढ़ी हुई कीमत पे जो है उसको बेच करके मुनाफाखोरी करते थे या मुनाफा कमाते थे, बेनिफिट कमाते थे। अब ये तय करना कि वो मार्जिन में वृद्धि करके, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई उद्योग या कोई व्यक्ति जो है वो चावल खरीदना चाहता है, और चावल के लिए वो क्रेडिट लेना चाहता है या ऋण लेना चाहता है, तो उसका मार्जिन मान लीजिए पहले 20% था, यानी कि 20% मार्जिन के अंतर पे उसको साख दी जाती थी, यानी कि 20% मार्जिन था तो 80% उसको पैसा दे दिया जाता था। लेकिन अगर इसी मार्जिन में 40% यानी 20% और वृद्धि कर दी जाए, तो अब उसके पास 20% अमाउंट जो है पैसे के रूप में कम आएगा, यानी कि उसको 60% ही पैसा मिलेगा उस चीज को खरीदने के लिए। तो मार्जिन में वृद्धि करके केंद्रीय बैंक या वाणिज्यिक बैंक जो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो व्यक्ति जो है वो मुनाफा नहीं कमा पाए, मुनाफा को, वस्तु को स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या था, लोन लेकर के वस्तु को स्टोर करके एक तरीके से बेनिफिट कमाना। तो मार्जिन बढ़ा करके उसके क्रेडिट को जो है वो कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मॉनेटरी फ्लो भी कंट्रोल होता है, यानी कि मुद्रा की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है डिमांड जो है उतनी इफेक्ट नहीं डालती जितना कि
पहले डालते थे। दूसरा मेजर है फिस्कल मेजर या राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय, जैसा कि हमने मॉनेटरी मेजर के बारे में पढ़ा, तो मॉनेटरी मेजर जो है वो कुछ हद तक तो इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सोचा जाए कि सिर्फ मॉनेटरी मेजर का सहारा लेकर के ही हम इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है या ये इतना आसान नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि जब कीमतें रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाती हैं तो ये मेजर जो होते हैं, मॉनेटरी मेजर जो होते हैं, वो अपर्याप्त होते हैं और इनके साथ साथ हमको फिजिकल मेजर्स का भी सहारा लेना पड़ता है। दूसरा कारण ये है कि मॉनेटरी मेजर जो होते हैं वो एक तरीके से उद्योगपति या उत्पादक, कंज्यूमर और निवेशक, इन सब के ऊपर इनका बैड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ने लगता है। तो इसकी वजह से इसको बहुत हद तक हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा इसको दबाव भी नहीं बना सकते। इसके साथ साथ हमको फिजिकल मेजर्स का भी उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी में बैड इफेक्ट पड़ने लगते हैं अगर हम मॉनेटरी मेजर का टाइटली और बहुत ज्यादा उपयोग सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो हमको इसके साथ साथ कुछ हद तक इसका उपयोग करना चाहिए और साथ साथ हमको फिजिकल मेजर्स का भी उपयोग करना चाहिए, राजकोषीय उपाय का भी उपयोग करना चाहिए। अब राजकोषीय उपाय है क्या, फिजिकल मेजर्स क्या है? जैसे पहला तरीका यह है, करों में वृद्धि कर दी जाए, टैक्सेस बढ़ा दिया है, नए टैक्स लगाए जाए सरकार के द्वारा और पुराने टैक्स की रेट में या उनकी दर में वृद्धि करके हम क्या करते हैं, जब टैक्स बढ़ जाता है तो लोग ज्यादा मात्रा में कर देते हैं, तो उनकी जो क्वांटिटी ऑफ मनी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डिमांड जो होती है वो प्रभावित होती है। तो कर दो प्रकार के, जैसे हमने बताया था, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब तो जीएसटी आ गया, तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट जो है व्यक्ति की आय पे लगता है, तो वो उसकी आय को कंट्रोल करता है, और अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो वस्तुओं और सेवाओं पे लगते हैं। तो अगर वो बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत जब बढ़ेगी तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, उसकी मांग कम करना शुरू करते हैं। तो कर को बढ़ा करके जो है, एक तो सरकार इनकम बढ़ा सकती है अपनी, दूसरी तरीके से वो डिमांड को प्रभावित कर सकती है, क्वांटिटी ऑफ मनी को प्रभावित कर सकती है। दूसरा तरीका है सार्वजनिक ऋण में वृद्धि। सरकार जो है वो लोगों से ऋण ले, और चूंकि आप जानते हैं सार्वजनिक ऋण पे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट होता है, लोग ये होता है कि सरकार को हम ऋण दे रहे हैं तो हमारा पैसा जो है वो सेफ है। तो सरकार अगर उन ऋणों में वृद्धि कर दे तो लोगों के पास से ऋण के रूप में पैसा जो है वो सरकार के पास, सरकार ऋण ले रही है तो सरकार के पास पैसा आ जाएगा, उतनी मात्रा में पैसा जो है जनता के पास कम हो जाएगा, मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी जो होती है वो घट जाएगी। तो जिससे क्या होगा, जब क्वांटिटी ऑफ मनी घटेगी तो डिमांड उससे प्रभावित होगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। तो सार्वजनिक ऋण को बढ़ा करके फिजिकल मेजर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी को और डिमांड को प्रभावित करते हैं। तीसरा तरीका होता है सार्वजनिक व्यय में कमी कर देना। सरकार या पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत या फिजिकल मेजर के अंतर्गत हम तीन चीजों को लेते हैं, जैसे टैक्स फ्रॉम इनकम, आय, व्यय और ऋण। आय कहाँ से प्राप्त हो रही है, टैक्स से। व्यय क्या हो रहा है, उन्हीं टैक्स को या हमने जो फीसेस लिए उनके जो हमसे आय प्राप्त हुई है उसी को हम व्यय करते हैं, और जरूरत पड़ने पे ऋण। तो हमने कर में वृद्धि की, यानी कि हमारी आय बढ़ गई, ऋण लिया हमने, ऋण में वृद्धि की तो भी हमारी इनकम बढ़ी और लोगों के पास से पैसा सरकार के पास आया। तीसरा तरीका है व्यय, यानी कि सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाए। सरकार जब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो नेचुरल रूप में लोगों की वास्तविक आय बढ़ती है, और जब वो वास्तविक आय उनकी बढ़ती है तो डिमांड्स उनकी बढ़ जाती हैं। और ये वास्तविक आय क्यों बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारे काम सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जनता के लिए करती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मौद्रिक आय यानी कि मॉनेटरी इनकम तो वही रहती है, लेकिन एक्चुअल इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है। तो वो क्या करते हैं, उस चीज को जो है अपनी डिमांड के द्वारा, डिमांड में रिफ्लेक्ट होती है, वो चीज बढ़ने लगती है डिमांड उनकी। तो सार्वजनिक व्यय को घटा करके, और सार्वजनिक व्यय दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैंने जैसे पहले आपको बताया था, सार्वजनिक व्यय किया जाता है क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें सरकार करती है, तो उससे क्या होता है, रोजगार मिलता है लोगों को, उनकी इनकम बढ़ती है। तो जब इनकम बढ़ती है तो क्योंकि प्रोडक्शन तो इतनी जल्दी नहीं होता है, जिस चीज के ऊपर व्यय किया जा रहा है वो चीज उतनी जल्दी निकल के नहीं आती, लेकिन इनकम लेवल तो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं। क्यों बढ़ती हैं, क्योंकि मांग बढ़ जाती है इनकम के बढ़ने की वजह से। तो सार्वजनिक व्यय को कम करके हम क्या करते हैं, मॉनेटरी फ्लो को भी कम कर देते हैं। व्यय कम होगा तो मॉनेटरी फ्लो कम हो जाएगा और डिमांड जो है उससे अफेक्ट हो जाएगी।
चौथा तरीका बचतों को प्रोत्साहन देना, लोगों की सेविंग्स को अफेक्ट करना है, सेविंग को बढ़ाना, उनको सेविंग के लिए जो है प्रोत्साहित करना, ताकि वो अपनी आय में से पैसा बचाएं, ज़्यादा पैसा जो है वो उपभोग पर या अपनी मांग के रूप में ना खर्च करें। जब वो पैसा बचाएंगे तो पैसा उतना मार्केट में नहीं जाएगा, वो पैसा बचत के रूप में बैंक्स के पास या ऐसी जगह पे सेव हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डिमांड जो है वो कम होगी और मॉनेटरी फ्लो उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगा। तो बचत को प्रोत्साहन देने के कई तरीके बैंक्स भी कर सकता है। बैंक नए नए स्कीम पॉलिसीज या ला करके और या अपने इंटरेस्ट रेट को जो है थोड़ा इम्प्रूव करके जो लोगों को सेविंग के लिए प्रभावित कर सकता है या प्रोत्साहित कर सकता है। तो अगर वो किया जाए तो क्या होगा, मांग प्रभावित होगी, बचत ज्यादा करेंगे लोग अपनी आय से और मांग जो है वो उपभोग या अन्य वस्तुओं के ऊपर जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कीमतें कंट्रोल में आ जाएंगी। पांचवा तरीका विनियोग पर नियंत्रण, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग जो है निवेश करने के लिए बैंक से ऋण लेते हैं, साख लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं। और अब ये विनियोग का स्तर क्या होता है, चूंकि जब इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे मुद्रा की मात्रा या उसका फ्लो जो है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगा। तो जब इकोनॉमी में उसका फ्लो बढ़ जाएगा तो लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी और निश्चित तौर पे उसका असर क्या पड़ेगा, कीमतों के बढ़ने के रूप में, इन्फ्लेशन के रूप में। तो इसलिए हमारा एक राजकोषीय तरीका ये होता है कि हम थ्रू बैंक्स फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत यानी कि विनियोग पर नियंत्रण स्थापित करें, इन्वेस्टमेंट लेवल को थोड़ा कंट्रोल रखें। छठा है मुद्रा का अधिमूल्यन, यानी कि मुद्रा का ओवर वैल्यूएशन कर दिया जाए। जैसे दो चीजें होती है, डिवैल्यूएशन होता है, ओवर वैल्यूएशन होता है। यहाँ पे अधिमूल्यन इसलिए किया जा रहा है मुद्रा का, मुद्रा के मूल्य, अपनी देश की मुद्रा के मूल्य को बढ़ा देना दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष, यानी कि उसकी विनिमय दर को बढ़ा दिया आपने। तो मुद्रा की अगर आपकी करेंसी महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, आपके निर्यात जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके मुद्रा की वैल्यू ज्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके आयात जो है वो बढ़ेंगे। और आयात बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में डिमांड ज्यादा है लोगों के द्वारा, तो हमको उस चीज को पूरा करने के लिए दूसरे देश से वस्तुओं को आयात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने मुद्रा का अधिमूल्यन करके अपने निर्यात को एक तरफ तो रोकेंगे, क्योंकि अगर हमारे निर्यात रुक जाएंगे तो वो अमाउंट जो बाहर जा रहा था निर्यात के रूप में वस्तुओं का, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे देश के लोगों के लिए उपयोग किया जाने लगेगा। तो निर्यात कंट्रोल में आ जाएगा, निर्यात नहीं होगा और आयात करके हम उस वस्तु की मांग को पूरा कर पाएंगे। तो एक तरीके से अधिमूल्यन दो तरीके से काम करता है, निर्यात को रोक देता है जिसका उपयोग हम अपने देश के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए करते हैं, और आयात बढ़ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर से उस चीज को लेकर के जो अपने देश की डिमांड को, अपने देश के लोगों की डिमांड को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो मुद्रा का अधिमूल्यन करके हम इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसे अवमूल्यन क्यों किया जाता है, डिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, जब हमारे निर्यात जो होते हैं वो कम हो जाते हैं तो हमारा व्यापार संतुलन जो है वो, हमारा व्यापार असंतुलित हो जाता है। व्यापार असंतुलित होता है इसलिए क्योंकि हमारे निर्यात जो है वो कम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया जैसे कि आयात अगर बढ़ेंगे और निर्यात अगर कम होंगे तो ये तो इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन लेवल हमारा कंट्रोल हो जाए एक हद तक, उसके बाद भी अगर हमारे आयात बढ़ेंगे और निर्यात कम होंगे तो वो एक तरीके से प्रतिकूल स्थिति होगी हमारे व्यापार के लिए। तो हम क्या करते हैं, अपने मुद्रा की वैल्यू को कम करके अपने निर्यातों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए क्योंकि जब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, तो उसकी डिमांड्स बढ़ जाती है, तो निर्यात के रूप में उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो डिवैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का अध्ययन हम आपको आगे भी करा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अदर मेजर्स जो हैं, जो अन्य उपाय हैं उसके अंतर्गत पहला है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डिमांड और सप्लाई दो कॉज होते हैं किस इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन क्यों होता है, क्योंकि डिमांड जो है वो ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। तो यहाँ पे हम उत्पादन में वृद्धि करके क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो सप्लाई जब बढ़ जाएगी और मांग से उसका बैलेंस हो जाएगा तो निश्चित तौर पे कीमतें जो होती हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी। तो हम उत्पादन में वृद्धि करके सप्लाई को बढ़ा करके क्या करेंगे, मांग और सप्लाई में संतुलन लाने का प्रयास करेंगे और कीमत को कंट्रोल करेंगे। दूसरा तरीका है सट्टेबाजी पर प्रतिबंध। सट्टेबाजी स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए लोग जो पैसा लेते हैं बैंक से या
बैंक उसके ऊपर कंट्रोल कर दे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये एक तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं स्कैर्सिटी दिखा करके वस्तुओं की, कि और बाद में क्या होता है, जब वो पूर्ति में कम हो जाती है, क्योंकि उनकी स्कैर्सिटी दिखाई गई है जो कि है नहीं, जिसका बाद में वो हाई रेट पे बेच करके बेनिफिट कमाने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज्यादा हाई इंटरेस्ट है वहां पे लगा करके क्या करते हैं, वो एक तरीके से मुद्रा की मात्रा को और इंक्रीज करते हैं। तो उस मॉनेटरी फ्लो को अगर सट्टेबाजी के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा करके हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है मूल्य नियंत्रण व राशनिंग। सरकार कुछ वस्तुएं जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके मूल्य को नियंत्रित कर दे और उसकी सीमा निर्धारित कर दे कि इस सीमा से ज्यादा जो है उस वस्तु को पूर्ति नहीं होगी, उस वस्तु को नहीं दिया जाएगा। तो क्या होगा, एक तो कीमत नियंत्रित होगी उस वस्तु की, यानी कि कीमत जो है सर्टेन कीमत पे वो मिलेगा, और दूसरा एक सीमा तक ही वो मिलेगा आपको। तो ये करके सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है और डिमांड को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। चौथा चीज, जैसे आयात प्रोत्साहन के बारे में यही बताया था, मुद्रा का मूल्यांकन करके लोग सरकार क्या करती है, आयात को प्रोत्साहित करती है, ताकि वो चीज जिसकी मांग हमारे देश में बढ़ी हुई है उसको हम आयात के द्वारा पूरा कर सकें। तो एक तरीका ये है मांग को फुलफिल करने का, आयात को प्रोत्साहित करके। पांचवा है मजदूरी नीति। मजदूरी नीति यानी कि वेज पॉलिसी जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेजेस जब बढ़ती है तो कॉस्ट बढ़ती है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन फैक्टर जो होते हैं, अगर उनकी कॉस्ट बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे कीमतें बढ़ेंगी। तो ये जो वेजेस बढ़ती हैं, ये इनका या फैक्टर कॉस्ट जो होती है, इनका डायरेक्ट संबंध प्रोडक्शन से होता है, और ये वेजेस बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर के ऊपर दबाव डालते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जीवन निर्वाह व्यय जो है वो बढ़ जाता है, और वो बढ़ जाता है और इनकी इनकम कम होती है, तो उस आय को बढ़ाने के लिए ये प्रोड्यूसर के ऊपर दबाव डालते हैं और वो अपनी वेजेस को बढ़वा लेते हैं। उसका फर्क क्या पड़ता है, कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्शन फैक्टर्स की और कीमतें बढ़ जाती हैं, और ये धीरे धीरे क्या होता है, एक क्रम चलता है जिसमें फिर जीवन निर्वाह व्यय इनका कम हो जाता है, फिर ये डिमांड करते हैं, फिर इनकी इनकम बढ़ती है, फिर कॉस्ट बढ़ती है, फिर प्राइस बढ़ता है। तो एक तरीके से वेज प्राइस स्पाइरल डेवलप हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये निरंतर क्रम चलता है। तो इसको तोड़ने की, इसको रोकने की आवश्यकता है। तो वेजेस को कंट्रोल रखा जाए ताकि वेजेस इतनी तेजी से न बढ़े और बार बार न बढ़े कि उसकी वजह से कीमतें जो है वो बढ़ने लगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वेज पॉलिसी अपना करके या मजदूरी नीति के माध्यम से हम एक वेज को सर्टेन या निश्चित कर दें। छठवां पॉइंट है लाभ वितरण पर प्रतिबंध। अब लाभ का जो या प्रॉफिट का जो मार्जिन अगर वो बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पे जैसे कॉस्ट के बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ते हैं, वैसे ही कॉस्ट के बाद उसमें प्रॉफिट जोड़ता है उद्यमी, देन उसकी एक प्राइस डिटरमाइन होती है। तो अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर कई लोग उसमें जुड़े हुए हैं, कई लोगों को प्रॉफिट चाहिए, तो हर व्यक्ति को प्रॉफिट देना पड़ेगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन को कम करना पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब आप प्राइस को बढ़ने से रोक पाएंगे, तो इन्फ्लेशन लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। तो आज मैंने आपको मॉनेटरी मेजर्स, फिजिकल मेजर्स और अदर मेजर्स के अंतर्गत मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय बताए। यानी कि मॉनेटरी मेजर्स जो है वो अपने आप में पूरे नहीं है, इसके साथ साथ हमको फिजिकल मेजर्स का भी उपयोग करना पड़ेगा। इस दोनों का सहारा लेकर के ही हम इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मॉनेटरी मेजर जो है इसका इम्पैक्ट जो है बाद में फिर प्रोडक्शन लेवल, इन्वेस्टमेंट लेवल, इनके ऊपर जो है फिर विपरीत पड़ने लगता है। तो इसका ही उपयोग करके सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना संभव नहीं होता है, इसके साथ साथ हमको फिजिकल मेजर्स का भी उपयोग करना पड़ता है, और फिर अदर मेजर्स के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका उपयोग करके हम इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो आज हमने पढ़ा इन्फ्लेशन लेवल को कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं या मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, तो उसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा संकुचन के बारे में, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।